हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग यूपी स्पेशल की अपनी सेकंड क्लास देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, क्योंकि चीज़ें हम लोग एक सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इस लेक्चर में मैक्सिमम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या कौन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ही हल्का सा आपको मेहनत करने पे यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। ठीक है, आर ओ में देखेंगे ऑन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस में 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस थोड़ी सी मेहनत पे आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये शिल्पी मैम का इंस्टा आई डी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का मेन टेलीग्राम ग्रुप है। इस पर PDF जितनी होती हैं वो शेयर की जाती हैं, प्लस इंपॉर्टेंट जो पिक्स होती हैं पेपर के लिहाज से, PT के लिहाज से, वो सब इसमें शेयर की जाती है। साथ ही जो मतलब आंसर आपको लिखने के लिए दिया जाता है वो सब आप इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज मतलब यूपी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? किस वर्ष पे मतलब स्थापित हो गया था प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार? देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि 1977 मतलब 1997 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था आप देखेंगे। शुजाउद्दौला के पश्चात कौन से, अशफुद्दौला, फिर अशफुद्दौला के बाद आए थे उनके भाई शहादत अली। ठीक है, तो जो शहादत अली आए अवध के नवाब बन के, तो उन्होंने क्या किया, शहादत अली ने इसको अपनी मतलब अपने उस राज्य की अवध की सुरक्षा हेतु कह सकते हैं, सुरक्षा की गारंटी के तौर पे अंग्रेजों को प्रयागराज का किला दे दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1797। ठीक है, डी आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट कहते हैं। साथ में देखिए यूपी में क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या होता है कि वहाँ के जो बहुत फेमस गीत संगीत होते हैं, संगीत के कौन कौन से घराने हैं फेमस, उससे विभूति कौन से रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भाई नृत्य में कौन फेमस है, या फिर बनारस घराने के कौन से फेमस कलाकार हैं, लखनऊ घराने के कौन से हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। या फिर जो अभी जिसकी हाल में मृत्यु हो गई या किसी सम्मान से उनको नवाजा गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वो दिया है, संगीत दिया है कि जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। कह रहा है कि उपरोक्त उक्त या लोकोक्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका संबंध आल्हा से है। आपने सुना होगा ना आल्हा रुदल का नाम, तो ये आल्हा से संबंधित है। प्लस इनका अब आल्हा रुदल का आप देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बुंदेलखंड में हुआ था, बुंदेलखंड। वर्तमान में आप देखेंगे जो महोबा वाला एरिया है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आला रुदल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन सोन नदी, हिंडन, गंडक, शारदा। ठीक है, तो यूपी में कौन प्रवाहित नहीं होती, तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो गंडक नदी है। गंडक नदी आप देखेंगे इसका उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है, और ये आप देखेंगे जब वहाँ पे उद्गम होता है नेपाल में, तो इसको कहते हैं सालीग्राम, सालीग्रामी कहते हैं। यहाँ के पत्थर काफ़ी फेमस है, आपने अभी हाल ही में चर्चा में सुना होगा। तो सालीग्रामी नाम होता है, और फिर मैदान में होते हुए ये नारायणी, सप्तगंडकी, इसको आदि नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ये आप देखेंगे ये यूपी के महाराजगंज और ये पटना बिहार होते हुए क्या होती, ये यूपी के बाउंड्री बनाती हुई बिहार में होती हुई बिहार के पटना में गंगा में मिल जाती, बट ये यूपी में नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए सोन नदी, इसका अगर उद्गम, अब नदी देखिए उद्गम भी देख लिए। सोन नदी का कहाँ से उद्गम होता है, MP के अमरकंटक में होता है। ठीक है, और ये यूपी में होकर प्रवाहित होती है। आप देखेंगे ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर बाद में ये भी गंगा में मिल जाती है। अब हिंडन नदी, हिंडन देखेंगे, हिंडन क्या है कि ये सहारनपुर जनपद के आसपास, ये जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन सहारनपुर यूपी के जनपद के आसपास में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए जो शारदा है ना, शारदा नदी, ये भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। आप इसको देखेंगे, शारदा नदी को ही आप देखेंगे काली या फिर महाकाली के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के वो पिथौरागढ़ होते हुए और फिर ये भारत और नेपाल की सीमा का भी निर्धारण करती है, तो ये चर्चा में भी बनी रहती है। काली नदी देखेंगे, विवाद भी नेपाल से इसको लेके कभी कभी चलता है। तो इसका आंसर होगा सी, कि ये जो है यूपी में न बह के ये बाउंड्री से निकल जाती है, गंगा मिल जाती है।
देखिए कह रहा भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है, कि यहाँ पे भारत के यहाँ पे आप यूपी लिख लीजिए, ठीक है। यूपी में गन्ना उत्पादन सबसे बड़ा हब है, ठीक है। हब मतलब कह रहा है कि भाई लार्जेस्ट जो है शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया है, यूपी का बात कर रहा है। फिर कह रहा यूपी में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस टाइम तो जो है इसका आंसर डी होगा, दोनों सही है। लेकिन अभी पेपर के होने से पहले, जब भी आप देख रहे हैं पेपर होने के पहले अगर लेटेस्ट जो डाटा आया था, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई जैसे कि चावल में क्या होता है, कभी कभी बंगाल आगे हो जाता है, कभी कभी यूपी आगे रहता है, तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार आपको उसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए एक तरफ कह रहा है कि अब देखिए आप देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री ना, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपी में, कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, अगर हमारे इंपॉर्टेंट जो फैसले हुए थे, ठीक है, जब 1907 वाला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें यूपी में कौन सा हुआ था। एक तो आपको इम्पॉर्टेंट जो है अधिवेशन कांग्रेस का हुआ वो पता होना चाहिए, साथ में यूपी में कौन सा हुआ था वो यूपी के पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान ली कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया तो वो तो है ही इंपॉर्टेंट। तो यही कह रहे हैं कि इसमें आपको मैच द फॉलोइंग में बैठाना है कि कहाँ पे किस वर्ष कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए कह रहा है मेरठ। अब मेरठ में देखेंगे तो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1946 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आप देखेंगे तो JB कृपलानी ने की थी। फिर सेकंड आता है कानपुर, ठीक है। कानपुर में कांग्रेस का कौन सा 41वां अधिवेशन हुआ था और 1925 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी कानपुर। अब तो आपको पता होगा कानपुर काफ़ी फेमस है, सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू कभी आपको ये भी क्वेश्चन में आता है कि सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो कानपुर की। फिर ये भी क्वेश्चन में आता है किस वर्ष किया था, तो 1925 में। क्योंकि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन नहीं आपको 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नोट कर, अगर दिक्कत हो तो नोट भी कर लीजिए। लखनऊ में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अब 32वां अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फिर एक बच गया बनारस, बनारस में हुआ था 21वां, ठीक है, और ये हुआ था 1905 में, और यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इसको आप लोग नोट करके रखिए, इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी से पूरा रिलेटेड है, और इसमें पर्टिकुलर जैसे कि ये कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एक एक क्वेश्चन करके भी बन सकता है। कर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जहाँ पे अगर पहले आप क्वेश्चन पेपर में ही पढ़ना, अगर नहीं है तो पहले उसको सर्कल कर दीजिए, इससे पता हो कि आपको बताना क्या है, ठीक है। अब देखिए मेले त्यौहार से यूपी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक तरफ मेले दिए हैं, उसके स्थान की बात हो रही है। जल विहार मेला, बटेश्वर मेला, बलदेव छठ मेला, शुक्रताल मेला, इसमें कह रहा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल में ना होकर कहाँ पे होता है, ये होता है फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। तो और सबका सही सुमेलित है कि मतलब जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर दस पश्चिमांचल, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है, ठीक है। कह रहा है अब यहाँ पे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता या सीमा टच नहीं करती नेपाल के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। जबकि और भी मतलब इस 4 के अलावा भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी के कितने ज़िलों की सीमा नेपाल से लगती है और उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। आपको ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन बदल के या फिर ऐसे भी कितने राज्य की सीमा कितने स्टेट की सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा नेपाल से टच करती है, या फिर जैसे कि यूपी से ललितपुर है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितने एमपी के कितने ज़िलों से घिरा हुआ है, या कौन सा ऐसा यूपी का ज़िला है जो किसी अन्य राज्य के चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा मैप पे आपकी पकड़ होनी चाहिए यूपी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, मतलब जाहिर सी बात है अब तो सब में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आया था। देखिए इसका मेला किस में,
इसमें होगा नौचंदी मेला। ठीक है, नौचंदी मेला आप देखेंगे कहाँ पे लगता है, ये यूपी के देखेंगे मेरठ में लगता है। ठीक है, नौचंदी नाम से लग रहा है दुर्गा जी का, तो इसमें कब चलता है, ये नवरात्रि में स्पेशली लगता है। इसमें सब लोग सहभागिता करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल प्रतिशत। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कार्यबल सीमा पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी, कि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हालांकि ये नियरेस्ट है, लगभग पूरा अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो इसका होगा 32.98% उत्तर प्रदेश में कार्यबल की संख्या है, लेकिन नियरेस्ट में जो है आपको 31 ये आंसर आप मारेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि भाई जो यूपी का प्रेजेंट टाइम वाला जो एरिया है, कब बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करके आगरा के अंतर्गत कर दिया गया था, 1833, 1835, 1832, 1834। ठीक है, देखिए ऑप्शन यूपी में ऐसे ही आएंगे, देखिए 32, 33, 34, 35 ऐसे ही ऑप्शन आते हैं यूपी में। तो इसका आंसर देखिए 1833 में देखेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, कब, इसका आंसर बी, कि 1833 में। अब नेक्स्ट कहना है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल, देखिए सिंचाई का जाहिर सी बात है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार यूपी में पूछा जाता है कि भाई ट्यूबवेल से सिंचाई में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यूपी डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली लगेगा, अच्छा हाँ यूपी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सोचिए कि जब आपको 120 या 150 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आएगा तब आपको कन्फ्यूजन होगा, अरे भाई कृषि क्षेत्र तो हरियाणा भी काफ़ी फेमस है, बिहार भी फेमस है, तो हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसका आंसर ट्यूबवेल से सिंचाई द्वारा होती है यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ कह रहे हैं पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, दूसरी तरफ इसकी वर्तमान अवस्थिति की बात हो रही है। एक कह रहे हैं कोयल या कोयल। ठीक है, महोत्सव नगर, महोदय नगर, जेजाग भुक्ति, और फिर कह रहे हैं कि भाई एक अलीगढ़, महोबा, कन्नौज। ठीक है, एक एक हम नाम करके देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई एक सही नहीं, जाहिर सी बात है 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो देखिए कोयल या कोयल जो है या कोल कहते हैं, ये इसको वर्तमान में अलीगढ़ कहते हैं, सही है। महोत्सव नगर आप देखेंगे नाम से महोत्सव का महोबा हो गया है इस टाइम। महोदय श्री जो हो गए हैं कन्नौज, ये भी सही है। लेकिन आप देखेंगे तो ये जो है जेजाग भुक्ति क्या है, ठीक है, ये कौशाम्बी ना होकर ये क्या है, ये है हमारा बुंदेलखंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का कौन नेतृत्व किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए बनारस विद्रोह हुआ कब था, तो ये हुआ था लगभग 1780-81 में बनारस विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। ठीक है, और कब, राजा चेत सिंह। और स्पेशली ये विद्रोह आप देखेंगे इसलिए हुआ था कि उस टाइम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था 1778 में। ठीक है, इन्होंने चेत सिंह के ऊपर लगभग 5-6 लाख रुपए का इन्होंने सुरक्षा के रूप में मांग लिया था, और न देने पे गिरफ्तारी, और फिर उसको लेके क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था। तो टाइम पीरियड याद रखेंगे, बनारस विद्रोह हुआ था 1780-81 में, इसका नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए कह रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी में 5वीं-6वीं शताब्दी में के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि गूगल पे जाके पहले तो आप देखिए कि जो भीतरगांव का मंदिर है, ठीक है, कानपुर में, वो दिखता कैसे, आप देखिए ईंट से निर्मित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, इसका देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आप देखेंगे ये जो है भीतरगांव मंदिर, ये गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किया गया था, और पूरा वर्गाकार चबूतरे के ऊपर ये निर्मित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप गूगल पे देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर मतलब दोनों सही है। अब देखिए पिछले में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था और बहुत से लोगों को ये पूछा भी गया था कि आप इस वीडियो में भी आप जहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपकी एरिया का कोई जीआई टैग फेमस है, ठीक है, जैसे बनारस वालों के यहाँ वहाँ की पान को जीआई टैग मिला है, तो आपके यहाँ की कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया आपको वो बतानी है, प्लस आपके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ फेमस है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ नामित की गई वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। अब देखिए कह रहे हैं ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, किसमें, ब्लैक पॉटरी पे। अब देखिए इसका देखेंगे तो ये स्पेशली निजामाबाद, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। निजामाबाद कहाँ पड़ता है ये देखेंगे तो आजमगढ़ के पास पड़ता है, ठीक है, को 2015 में क्या किया गया था, काली मिट्टी के बर्तन था या ब्लैक पॉटरी के लिए इसको जीआई टैग दिया गया था या पंजीकृत किया गया था, ठीक है। अब और इसको जो है काफ़ी ब्लैक पॉटरी मतलब कि एक कह सकते हैं कि वो मिट्टी के काली मिट्टी से के थ्रू एक बर्तन बनाया जाता है जो आप गूगल पे देख सकते हैं, काफ़ी फेमस खूबसूरत होती है, तो उसको जीआई इंडिकेटर टैग दिया गया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा गया आपको वो बतानी ही बतानी है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही बताना है। इसमें कह रहे हैं कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है। यूपी की बात हो रही है क्योंकि देख क्वेश्चन ही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है। जनरल सा स्टेटमेंट लग रहा है, ये तो सही हो सकता है, तो ठीक है इसको भी सही मान लेते हैं। कह रहा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ठीक है। अब देखिए ये फैक्चुअल है, आपको ये पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है। सेकंड इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पे संत कबीर नगर है, वहाँ का एक जिले के संत कबीर नगर जिले में एक स्थान है लहुरा देव, आपने नाम सुना होगा। अब लहुरा देव से आप देखेंगे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो यूपी में जो है सबसे ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य क्या नाम है, जौ और धान के नहीं है, चावल के हैं। कहाँ से, संत कबीर नगर के लहुरा देव से, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये चीज़ें पता तो हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए कि उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता या फिर कहते हैं अनाज के कहाँ से मिले, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलिए कि भाई वो संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त हुए थे, क्या, चावल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ लोकगीत है और कब और गायन का अवसर पूछ रहा है कब ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब सीधे सीधे इसका देखिए चैती, चैती का नाम से आप देखेंगे इससे नहीं होगा कि चैत बैसाख ऐसे चलता है, तो ये क्या है, चैती क्या है, मौसमी गीत या सीजनल गीत है। कजरी, कजरी तो आप लोगों ने सुना होगा, कब है, विवाह एवं मौसमी दोनों टाइम में। रसिया ब्रज का लोकगीत है, ठीक है। फिर सोहर, संस्कार नहीं तो कि बच्चों के जन्म इन सब पे क्या होता है, सोहर गाया जाता है, तो संस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ये देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या मिर्ज़ापुर से प्रारंभ की गई थी। आप वहाँ पे देखेंगे एक विंध्याचल धाम करके काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है, पहाड़ों पे पड़ती है, वो शक्तिपीठ मानी जाती है, तो वहाँ पे पहली जो है केबल कार सेवा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब देखिए ये महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी में बहुत सारे मिलेंगे और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने जनपद स्थित हैं। जो प्रेजेंट टाइम में 16 महाजनपद थे, प्रेजेंट टाइम में यूपी में कितने हैं। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में देखेंगे वर्तमान में यूपी में कितने, 8 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 का डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एक तो काशी, ठीक है। अब काशी जो महाजनपद था ये वर्तमान का आप देखेंगे वाराणसी और उसके आसपास वाला क्षेत्र आ जाता है। दूसरा क्या था,
कौशल। कौशल देखेंगे पेपर में इस बार पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। कौशल क्या है? वर्तमान जो अवध वाला क्षेत्र, मतलब अयोध्या मंडल आप कह सकते हैं, ठीक है। अयोध्या देखिए चर्चा में बना, तो अयोध्या मंडल वाला क्षेत्र को कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया मल्ल। मल्ल देखेंगे तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये जो देवरिया वाला साइड है, इसको मल्ल जनपद आती है। चौथा क्या था? चौथा है चेदी। चेदी देखेंगे तो आधुनिक बुंदेलखंड और इसके आसपास वाला एरिया पड़ता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा देख लेते हैं। यहीं पे पांचवा देखेंगे तो वत्स, ठीक है। वत्स आधुनिक इलाहाबाद और ये प्रयागराज और बांदा वाला जो आसपास एरिया आती है, ये वत्स जनपद के अंतर्गत आते थे। छठवां कौन सा है? छठवां है कुरु, ठीक है। तो ये मेरठ और कुरु, मेरठ और ये दिल्ली और थानेश्वर, ये पूरी एरिया मिला के कुरु आती थी, ठीक है। अब आ गया सातवां। सातवां देखेंगे तो पांचाल। पांचाल देखेंगे तो ये रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो एरिया थी, वो पांचाल के अंतर्गत आती थी, ठीक है। अब आठवां हो गया सूरसेन। ये देखेंगे सूरसेन आधुनिक जो ब्रज मंडल, मतलब मथुरा आसपास ये जो ब्रज मंडल वाला क्षेत्र है, इसको सूरसेन कहते थे। अब आपको बताना है कि जो लोग देख रहे हैं वो किस महाजनपद के अंतर्गत हैं, देख रहे हैं लोग, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब हो सकता है कि आपको सीधे, अब हम लोगों ने देखा 8 उस क्वेश्चन में से, अगर हो सकता है आपको पूछ ले कि भाई कौशल महाजनपद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है, या वत्स जनपद के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए इसको डिटेल में दिखा, क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है, उद्योगों में। तो इसका देखिए आंसर क्या था कि आप देखेंगे एक बार 1 नवंबर 1954 में उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने, इन सब के लिए बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग बंधु के नाम से एक चीज़ें गठित की गई थी, समिति टाइप का, वो बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, उद्योग समिति, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी के संदर्भ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोक संगीत, नृत्य और उसके प्रमुख कलाकार तो यूपी में इंपॉर्टेंट है ही। तो कह रहा ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ठीक है। जनरल सा स्टेटमेंट है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो सबको पता होगा, 100% सही है कि कह रहे ठुमरी सुगम और आकर्षक है, ठीक है। अब बचा पहला, तो पहला देखिए ठुमरी की उत्पत्ति यूपी में ही हुई थी, तो जाहिर सी बात है जो उत्पत्ति यूपी में हुई है तो वो तो फेमस है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब कि दोनों सही है ये वाला। क्या कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, नवाब जो शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जो है ना, बहू बेगम का मकबरा, आप देखेंगे फैजाबाद जो अयोध्या है वहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो इसको मार्क कर लिया, पूछा जा सकता है। अब देखिए यूपी में जो एक ही इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी फेमस, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के पहला, ठीक है, फिर से देखते हैं। कह रहा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बस इसका पूरा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट आधा है, तो ऐसा इसका स्टेटमेंट था कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कहाँ पे? नोएडा में किया गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आधा मिस हो गया था, तो इसका पूरा क्वेश्चन ये है कि तीव्र औद्योगिकरण निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था यूपी का, तो नोएडा होगा। देखिए इम्पोर्टेंट ये भी है। देखिए इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, तो ठीक है, जाहिर सी बात है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किया गया था, इसका 2017 में गठन किया गया था किसान समृद्धि आयोग का। और इसका टारगेट था किसानों की आय दोगुनी करने का,
ठीक है, जो केंद्र सरकार का भी लक्ष्य था। यूपी सरकार ने भी अपना ये टारगेट सेट करने के लिए किसान समृद्धि आयोग का गठन किया था। कब किया था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, जनसंख्या से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% आते हैं खूब सारे, चाहे आप यूपी पीसीएस दीजिए चाहे आरओ दीजिए। हाँ, हमारा भी हो सकता है जनसंख्या से रिलेटेड एक प्रोग्राम है कि जनसंख्या से रिलेटेड 1-2 वीडियो में आपको पूरी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर यूपी में कहाँ पे है? श्रावस्ती। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी। अब आपको बताना है कि यूपी में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। ठीक है, आपको ये क्या है, होमवर्क है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यूपी में किस जनपद में है? ओवरऑल, मतलब स्त्री पुरुष मिला के ओवरऑल साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? देखिए, फैक्चुअल का क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई द्वारा क्षेत्र कितना प्रतिशत है? यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई द्वारा कितना % है? 30, 29, 28, 27। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, कि नहरों द्वारा यूपी में सिंचाई देखेंगे लगभग 30% होती है। ठीक है, देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहाँ पे भी क्वेश्चन एक आ गया है। इसमें कह रहा है कि आपको मैच दी फॉलोइंग करनी, कहाँ पे कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब देखिए सीधे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है पीतल का सामान कहाँ पे? मुरादाबाद। माचिस हो जाएगी आपकी बरेली। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत कहाँ पे हैं? अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरहा, चैती, ढोला। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश प्रमुख लोकगीत, जैसे बिरहा कहाँ पे है? बिरहा होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। चैती देखेंगे ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में। और ढोला जो है ना, ये देखेंगे आगरा में फेमस है। वैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं तो आपके यहाँ से कौन सा लोकगीत फेमस है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब कह उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य कौन से हैं? ठीक है, लोक नृत्य, अब देखिए अब यहाँ पे इसको बताना है कि आपका लोक नृत्य कौन सा यूपी में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चरकुला, कर्मा, पांडर। हालांकि इसका होगा पांडर नहीं, यहाँ पे होगा पांडव। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो जैसे कि चरकुला कहाँ पे होता है? अब चरकुला क्या होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है। कर्मा आप देखेंगे, ये कर्मा जो है ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, और ये जो पांडव है ये पूरा जब आप देखेंगे यूपी उत्तराखंड जो एक साथ थे। ठीक है, यूपी, तो उस टाइम से ये फेमस चला आ रहा है। यूपी उत्तराखंड दोनों का जो बॉर्डर वाली एरिया, वहाँ पे ये काफ़ी फेमस है। और फिर देखिए और बहुत सारी, जैसे कि राई नृत्य हो गया बुंदेलखंड। ठीक है, कार्तिकी होती है बुंदेलखंड वाले एरिया में जो फेमस नृत्य है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बुंदेलखंड वाले एरिया से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में कहाँ पे हुई थी? तो देखिए आप कहाँ पे, इसका वाराणसी में हुआ था। बेसिकली ये हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, अब देखिए इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ठीक है, आंवला, जमशेदपुर, ऊंचाहार, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इफ़को यूरिया कारखाना आंवला में है। ठीक है, अब आंवला में देखेंगे कि इफ़को यूरिया केन काफ़ी फेमस है। आंवला पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है। इसमें कह रहा है कि देखिए रीजन वाइज पूछ रहा है कि फसल और जनपद कहाँ पे फेमस है। कह रहा है सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, ठीक है, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही है, एक गलत कौन सा है। देखिए फर्रुखाबाद आलू तो सही है 100%। ठीक है, सरसों आगरा, लेकिन यहाँ पे ये एक आपका सी वाला गलत है, क्योंकि मक्का देखेंगे वाराणसी में ना होकर मक्का बेसिकली आपको देखेंगे ये कानपुरपुरा मंडल में मक्का के लिए फेमस है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? कानपुर, नोएडा, आगरा, उन्नाव।
ठीक है, आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग लेदर टेक्नोलॉजी पार्क समझ के सीधे कानपुर आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, उन्नाव के पास जो बंथरा एरिया पड़ती है वहाँ पे स्थापित किया गया लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश में राज्य में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? कब स्थापित की? उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के देखेंगे आर्टिकल 200 के अधीन कब हुआ था? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 200 के तहत 1995 में की गई थी। अब कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे उठाया गया है क्योंकि सेम क्वेश्चन ऐसे आया था और उन्होंने बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया था और कह रहा था कौन सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पहले तो नाम देख लिए, IIVR मतलब क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ पे है? इसका आंसर देखिए, वेजिटेबल रिसर्च। देखिए, पहले ही आपका गलत हो गया, इसने आपसे सुना होगा, फुल फॉर्म से आपको नाम क्लियर होगा। वेजिटेबल रिसर्च हमारे वाराणसी में है ना। ठीक है, तो इसका आंसर पहले ही मिल गया आपको ये। लेकिन IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ठीक है, कानपुर में देखेंगे, दलहन संस्थान है ना, तो कानपुर सही है। अब कह रहा है कि IVRI मतलब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में। ठीक है, नेक्स्ट है कि IGFRI कहाँ पे? झांसी में। तो इसका आंसर आपको ए है, ये लखनऊ ना होके वाराणसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गोटे का आकार लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताले अलीगढ़, बेत एवं छड़ियाँ वाराणसी। देखिए, अभी हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चीज़ों को समझा था कि कहाँ पे क्या फेमस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो वो क्या नाम है, बी, पीतल के सामान के लिए मथुरा नहीं फेमस था, पीतल के सामान के लिए आप देखेंगे तो मुरादाबाद फेमस था। ठीक है, बेसिकली पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद में फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक तरफ देखिए मेला दिया है, दूसरा कह रहा है कि वो मेला कहाँ पे आयोजित होता है। ठीक है, सीधे इसके देखिए, देवी पाटन का मेला कहाँ पे होता है? देवी पाटन का मेला होता है अपने बलरामपुर में। कामपिल का मेला होता है फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला कहाँ पे होता है? आगरा में। प्लस ददरी का मेला होता है बलिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, डी का 4 1 3 2। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पे रहती है। ठीक है, ज्योग्राफी अभी देखिए कम टाइम, अगर जो आरओ देने जा रहे हैं लोग, तो उनको क्या करना है कि इसे कहाँ पे जनजाति कौन सा पाई जाती है, प्लस कहाँ पे कौन सी मिट्टियाँ पाई जा रही हैं, बाउंड्री लाइन यूपी की किससे किससे टच होती है, कितने प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पे टच होती है, ये सब आपको देख के जाना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति आप देखेंगे तो बिजनौर में रहती है। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। क्या है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 9, टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे कि पहला क्या, भाबर एवं जो मैदानी या तराई वाला बेल्ट है वो, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र। ठीक है, पांचवा देखेंगे आप तो मध्य मैदानी क्षेत्र है, छठवां क्या है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, सातवां आप देखेंगे तो पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है, आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र और नौवां आता है विंध्याचल क्षेत्र। ठीक है, हालांकि नाम तो मैंने ऐसे बता दिया, नाम तो नहीं पूछा जाता, बस डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। तो टोटल आपको याद रखनी है 9, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करिए, और जो भी डाउट या कुछ भी क्वेरी या कुछ और भी आपको डिमांड हो चीज़ों को लेके, कोई और सब्जेक्ट हो तो तुरंत बताइए। साथ में हमारी जो और भी सीरीज चल रही है, जैसे कि पेपर के लिहाज से तो ये क्विक रिवीजन करके सीरीज चल रही है। ठीक है, उसमें बहुत ही कम टाइम में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराई जा रही, तो वो सब आपको देखते रहिए। क्विज आ रही हैं काफ़ी सारी, हिस्ट्री की आ रही हैं, आरओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।